आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे मराठा राज्य। मराठा राज्य की स्थापना तो शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले पुणे की एक छोटी सी रियासत के प्रमुख थे। जो मराठा साम्राज्य था, इसका उदय 17वीं सदी में हुआ था। मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं सदी में हुआ था। उस समय दिल्ली पर मुगलों का शासन था। मुगलों का, जिसमें मुगल शासक था औरंगजेब। जब दिल्ली क्षेत्र में औरंगजेब का शासन था, उसी समय महाराष्ट्र में मराठा शासन का उदय हुआ था और उसी समय कर्नाटक में बीजापुर राजवंश का उदय हुआ था। बीजापुर के जो राजवंश का नाम था वह था आदिल शाही वंश। तो बीजापुर को स्वतंत्र कराया था वो आदिल शाह ने कराया था। जो शाहजी भोंसले थे, ये राजस्थान मेवाड़ के राजपूतों की एक शाखा थी। मेवाड़ के राजपूतों की एक शाखा आके महाराष्ट्र में बस गई और जो भोंसले कहलाई, अर्थात इन्होंने भोंसले शाखा का उदय किया। जो भोंसले शाखा थी शाहजी भोंसले की, ठीक ना, इसी शाखा से आगे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी अप्रैल में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी। तो शिवाजी का जन्म स्थान पुणे में था। शिवनेर का किला, पुणे में शिवनेर का किला, पुणे में शिवनेर का किला था। शिवाजी के जो संरक्षक थे, शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक एवं यही इनके गुरु बने थे। वो भी कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु बने थे दादा कोंडदेव। मराठों में दादा भाई को कहा जाता था। तो इनके जो राजनीतिक गुरु बने थे और जो संरक्षक बने थे वह दादा कोंडदेव बने थे। और इन्होंने जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करी थी वह समर्थ गुरु रामदास से प्राप्त करी थी। तो शिवाजी ने धार्मिक शिक्षा समर्थ गुरु रामदास से प्राप्त करी थी। तो इनके धार्मिक गुरु थे शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, जिन्हें समर्थ गुरु रामदास। जब भारत में इस्लाम धर्म, जैसे बीजापुर, अहमदाबाद, अहमदनगर, यहाँ पर जब इस्लाम धर्म के साम्राज्य चल रहे थे, इस्लामिक साम्राज्य थे, उसी समय एक नए हिंदू साम्राज्य का उदय होता है। 1643 में इन्होंने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। 1643 में सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। यह किला बीजापुर के आदिल शाही वंश के क्षेत्र में था, अर्थात बीजापुर साम्राज्य के अधीन था। 1643 में जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता था, उस समय सिंहगढ़ का किला बीजापुर साम्राज्य में था, अर्थात आदिल शाह के क्षेत्र में था। उस समय बीजापुर का शासक आदिल शाह था और आदिल शाह का एक सेनापति था सरदार अफजल खां, जिसका शिवाजी से संघर्ष भी हुआ था। आगे बताएंगे। 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता था।
इसमें शिवाजी के दोस्त और जो सेनापति के रूप में कार्य करते थे वह इसमें मारे गए थे। तब शिवाजी ने कहा था कि गढ़ आया पर सिंह गया। गढ़ का किला तो आ गया था, लेकिन उनका दोस्त सेनापति सिंह के समान था, वह मारा गया था। 1646 में शिवाजी ने तोरण का किला जीता। 1646 में शिवाजी ने तोरण का किला जीता और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ का किला जीता। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ का किला जीता। 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के एक सरदार अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की हत्या, ये अफजल खां मुग़लों का समर्थक था, और ये शिवाजी को पराजित करना चाहता था, अर्थात मारना चाहता था। बीजापुर के अधीन जो सिंहगढ़ का किला आता था उसे जीता था। तो बीजापुर से भी संघर्ष रहा शिवाजी का, और मुग़लों से भी संघर्ष रहा, औरंगजेब से। अच्छा, बीजापुर का सरदार अफजल खां और औरंगजेब एक दूसरे के समर्थन करते थे, अर्थात अफजल खां मुग़लों का समर्थक था। यह शिवाजी को मारना चाहता था। तो शिवाजी को एक बार प्रतापगढ़ के किले में मिलने के लिए बुलाया, प्रतापगढ़ की पहाड़ी पर। शिवाजी को प्रतापगढ़ की पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया और संधि करना चाहता था, और शिवाजी से कुछ शर्तें एक दूसरे के सामने रखना चाहते थे। तो अफजल खां ने जब शिवाजी को अपने यहाँ बुलाया तो शिवाजी को इसकी कूटनीति पहले से ही पता थी। जब बुलाया गया तो इसने शिवाजी से कहा था कि आप अपनी सेना लेकर नहीं आएंगे, हम अपनी सेना लेकर नहीं आएंगे। जिस स्थान पर दोनों ने मिलने का वादा किया था वह क्षेत्र दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अर्थात प्रतापगढ़ की पहाड़ियों पर मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी को पता था कि अफजल खां मुग़लों का जो समर्थक है, उसका साधारण तरीके से बात करना तो संभव हो ही नहीं सकता, जरूर इसकी कोई खुरापात हो सकती है। तो जब शिवाजी से मिलने जाते हैं तो लोहे का कवच पहनकर जाते हैं और ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं। ऊपर से कपड़े पहनने के बाद जब शिवाजी की हाइट होती है 5 फुट, शिवाजी की लंबाई ज़्यादा नहीं थी, और अफजल खां की हाइट होती थी 7 फुट। अफजल खां काफ़ी लंबा था। जब शिवाजी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से इससे मिलने जाते हैं तो दोनों की सेना बाहर खड़ी रहती हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो अफजल खां शिवाजी को मारने के लिए पीठ में कटार भोंकना चाहता है, उससे गले मिलता है और फिर उसकी पीठ में कटार भोंकना चाहता है। तो शिवाजी ने पहले से ही कवच पहन रखा था लोहे का। तो जब अफजल खां शिवाजी से गले मिलता है तो वह कटार उनके पेट में भौंकने के लिए आवाज़ करता है, तो कटार टन आवाज़ करती है, पेट में नहीं घुसती। फिर उसने 2-3 कटारें मारी लगातार, टन टन टन। शिवाजी समझ गए, पहले से शिवाजी को आभास था कि ये जरूर खुरापात करने के लिए आया हुआ है। अच्छा, शिवाजी ने जब उसने कटार से भौंका, कटार मारने की कोशिश करी, तो शिवाजी को ये पता था, तो शिवाजी ने अपने बग नख से अफजल खां की आंतें निकाल दी। बग नख, इतिहासकारों ने बग नख या तो कोई औजार था, वैसे बताया जाता है कि जो शिवाजी ने अपने नाखून रखे थे बाघ के समान, तो कुछ इतिहासकार बग नख को अपने बाघ के समान, बाघ मतलब चीता, बाघ के समान नाखूनों से उसकी आंतें निकाल लीं, ये बताया जाता है। जब अफजल खां शिवाजी से गले मिलता है, वह कटार मारता है, तो कटार 2-3 बार करती टन टन टन। फिर शिवाजी उसकी आंतें निकाल लेते हैं और बाहर कर देते हैं, अर्थात अफजल खां की हत्या कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। अर्थात शिवाजी ने अफजल खां की इस क्रूरता को भी खत्म कर दिया। 1764 में 1664 में सूरत का किला जीता, सूरतगढ़ का। शिवाजी ने 1664 में सूरतगढ़ का किला जीता। 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की, पुरंदर के किले में
औरंगजेब से एक संधि की थी, उसे पुरंदर की संधि कहा गया। यहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था कछवाहा राजा जयसिंह को, कछवाहा राजा जयसिंह को भेजा था, तो उसने पराजित तो नहीं कर पाया, लेकिन पुरंदर की संधि करके वापस लौट गया। तो पुरंदर की संधि में औरंगजेब की तरफ से कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अच्छा, औरंगजेब ने शिवाजी को अपने अधीन लेने के लिए कई सेनापतियों को भेजा था, उन सेनापतियों की चर्चा बाद में करेंगे। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, तो संधि के तहत एक दूसरे के आपस में बातों का मिलाप हुआ। तो 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं जयपुरी किले में। जयपुरी किले में जब औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा होता है और शिवाजी को सम्मान नहीं देता है, और शिवाजी को एक प्रकार से मनसबदारों में शामिल कर देता है। कह देता है चलो, मनसबदार की लाइन लगा हुआ करती है, मनसबदार फर्स्ट, मनसबदार सेकंड और मनसबदार थर्ड, अर्थात मनसबदार प्रथम, मनसबदार द्वितीय, मनसबदार तृतीय। तो तीसरी श्रेणी के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर देता है कि उसमें खड़ा हो जाए, बाद में बात करेंगे। तो ये शिवाजी को पसंद नहीं आती है, शिवाजी वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। शिवाजी जब विद्रोह कर देते हैं, शिवाजी को वहीं जयपुरी किले में औरंगजेब बंदी बनाकर जेल में डाल देता है, जेल में डाल देता है। शिवाजी वहाँ से भी अपनी चाल चलकर और बाहर निकल आते हैं। शिवाजी बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो शिवाजी ने सत्ता तो 1643 में ही हासिल कर ली थी। ये सबसे पहले अपने पिता के सहयोग से पुणे की जागीर के ये प्रमुख बनाए गए थे। 1643 में ही इन्होंने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला भी जीता था, अर्थात इन्हें कई विजयें तो इन्होंने 1643 से प्रारंभ कर दी थी, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक कई विजय प्राप्त करने के बाद, कई उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद अपना 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक इन्होंने रायगढ़ के किले में कराया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। इन्होंने एक हिंदू पंडित को बुलाया था जिसका नाम था विश्वेश्वर। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में कराया था, जिसमें अपने राज्याभिषेक के लिए एक पंडित को बुलाया था। बनारस के पंडित थे। बनारस के पंडित विश्वेश्वर को बुलाया था। विश्वेश्वर को ही गंगा भट्ट के नाम से जाना गया। विश्वेश्वर या इनका उपनाम था गंगा भट्ट। तो शिवाजी का राज्याभिषेक विश्वेश्वर या गंगा भट्ट ने किया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराने के बाद अपनी छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में 2 कर लगाए। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में 2 कर लगाए। इनके 2 कर जो प्रमुख थे, 2 प्रमुख कर लगाए। जो प्रमुख कर थे इनके, एक था चौथ, ये शिवाजी द्वारा लगाया गया था। ये कृषि पर था। कृषि की कुल उपज का 1/4 भाग चौथ कहलाया था, जो 1/4 भाग जो राजस्व में देना होता था, ये कुल उपज का था, कृषि पर था। और एक कर लगाया था सरदेशमुख। ये व्यक्ति किन्हीं भी तरीकों से कुल आय का 1/10 भाग होता था। कुल आय का 1/10 भाग होता था। शिवाजी ने भारत में सर्वप्रथम मुगलों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया था। बताया जाता है गोरिल्ला युद्ध को सर्वप्रथम भारत में मलिक अंबर ने प्रारंभ किया था। गोरिल्ला युद्ध को भारत में सर्वप्रथम मलिक अंबर ने प्रारंभ किया था। मलिक अंबर ये अहमदनगर का शासक था। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर ने प्रारंभ किया था। ये भी किसके विरुद्ध किया था? ये मुगल शासक जहांगीर के विरुद्ध किया था। मुगल शासक जहांगीर। तो वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ या छापामार नीति का प्रारंभ किसने किया था?
तो छापामार का जो विस्तृत प्रकार जो प्रयोग किया था, विस्तृत प्रकार से जो प्रयोग किया था वह तो शिवाजी ने किया था। लेकिन ये सबसे पहले जब देखने को मिला था गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध अर्थात छुपकर युद्ध, जो सर्वप्रथम देखने को मिला था, ये मलिक अंबर ने प्रारंभ किया था, जो सबसे पहले मुगलों के विरुद्ध जहांगीर के साथ लड़ा था। छापामार जहांगीर के साथ लड़ा था। मलिक अंबर ने ही अपनी सेना में मराठों को शामिल किया था। इन मराठों ने मलिक अंबर से ही छापामार या गुरिल्ला युद्ध को सीखा था, और वही युद्ध जो मराठों ने मलिक अंबर से सीखा था, वही युद्ध शिवाजी ने अपने विजयों में विस्तृत रूप से प्रयोग किया था, अपने विजयों में विस्तृत रूप से प्रयोग किया था। तो अगर बात की जाए भारत में सर्वप्रथम छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किसने किया था, तो किया तो मलिक अंबर ने था। अगर आपको विकल्प में मलिक अंबर मिलता है तो मलिक अंबर लगाएंगे। वैसे बड़े एग्जाम में बहुत बार शिवाजी को ही छापामार युद्ध का प्रारंभकर्ता माना गया है। तो शिवाजी मिला तो शिवाजी लगाएंगे आप, मलिक अंबर मिले तो मलिक अंबर लगाएंगे। शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वह रामदास थे। रामदास ने एक पुस्तक लिखी थी दासबोध। रामदास ने एक पुस्तक दासबोध लिखी थी। और शिवाजी के ही समकालीन एक महाराष्ट्र के एक संत थे, संत तुकाराम। महाराष्ट्र के संत तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। तो यूपी पैट 2021 की परीक्षा हुई थी, उसमें यही पूछा गया था संत तुकाराम कहाँ के संत थे। ये एक महाराष्ट्र के संत थे। किनके समकालीन थे? ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के प्रशासन की देखरेख के लिए कुल 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जो पेशवा, दबीर, अमात्य, सरनौबत, न्यायाधीश, सुमंत आदि पदों पर थे। तो पेशवा जो हुआ करता था, पेशवा ये प्रधानमंत्री होता था। जो मंत्रिपरिषद में जो पेशवा कहलाता था वह प्रधानमंत्री होता था। अमात्य कहलाता था, अमात्य ये वित्त और राजस्व की देखरेख करा करता था। अमात्य ये वित्त मंत्री एवं राजस्व विभाग की देखरेख करता था। सरनौबत होता था, सरनौबत मंत्री जो होता था, यह सरनौबत ये सेनापति का कार्य करता था, अर्थात सैन्य प्रशासन देखता था। सरनौबत सेनापति का कार्य करता था, सैन्य प्रशासन देखता था। पंडित राव धार्मिक कार्य करता था। पंडित राव ये धार्मिक कार्य करता था। न्यायाधीश न्याय का कार्य करता था, कानूनी कार्य या न्याय का कार्य न्यायाधीश देखता था। 1 2 3 4 5 अच्छा, अष्टप्रधान थे। सुमंत या जो दबीर मंत्री होता था, सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्रालय देखता था, विदेश मंत्रालय। सचिव जो होता था, सचिव ये पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, पत्र व्यवहार का काम। और बाकिया नवीस होता था, बाकिया नवीस होता था, ये गुप्तचर और सूचना विभाग का मंत्री होता था। गुप्तचर और सूचना विभाग का मंत्री होता था। तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान प्रशासन देखते थे। अष्टप्रधान के नाम से 8 मंत्री थे। 8 मंत्री थे जिनमें पेशवा प्रधानमंत्री का कार्य देखता था, अमात्य वित्त मंत्री एवं राजस्व का कार्य देखता था, सरनौबत सेनापति एवं सैन्य प्रशासन का कार्य देखता था, पंडित राव ये धार्मिक कार्यों को देखता था, उसे पंडित राव का पद दिया गया था, न्यायाधीश अर्थात न्याय का कार्य देखता था, सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्रालय का कार्य देखता था, सचिव ये पत्र व्यवहार का पता देखता था, पत्र व्यवहार के मंत्री था, और बाकिया नवीस ये गुप्तचर और सूचना विभाग का मंत्री था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है।
मराठा साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी होता है शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी। संभाजी बड़ा पुत्र होता है। उसके बाद अगला उत्तराधिकारी होता है राजाराम। राजाराम के बाद अगला उत्तराधिकारी होता है राजाराम का पुत्र। अच्छा, ये संभाजी ये शिवाजी का ही पुत्र था। संभाजी शिवाजी का पुत्र था, शिवाजी का बड़ा पुत्र था। और राजाराम शिवाजी का सेकंड पुत्र था। राजाराम शासक बनने के बाद फिर इसका पुत्र शिवाजी, जो शिवाजी के नाम से ही जाना जाता है, ये शिवाजी का दूसरा पुत्र था, शिवाजी का दूसरा पुत्र। और राजाराम का ही पुत्र हुआ था, वह शिवाजी के नाम से ही जाना गया था, इसे शिवाजी द्वितीय कहा गया था। शिवाजी द्वितीय के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ साहू जी। अब साहू जी जब उत्तराधिकारी होता है तो इसके समय जो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था वह सारी शासन सत्ता पेशवा के हाथ में दे देता है। तो यहाँ पर पेशवा का पद शक्तिशाली हो जाता है। साहू जी के समय पेशवा का पद शक्तिशाली हो जाता है और पेशवा का पद शक्तिशाली होने के बाद अगला पेशवा बनता है बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनता है तो मराठा साम्राज्य उत्तराधिकारियों का पतन हो जाता है और जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वही अगला उत्तराधिकारी बनने लगा और इनका भी उत्तराधिकारी जो बनता था वह वंशानुगत कर दिया गया था। तो साहू जी के समय मराठा साम्राज्य की पूरी शक्ति पेशवा के हाथ में आ जाती है और फिर उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत अर्थात बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद जो मिला था वह वंशानुगत अर्थात पैतृक मिला था, पैतृक मिला था। जब ये बालाजी पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला जो प्रतापी उत्तराधिकारी होता है वह होता है बालाजी बाजीराव। वह होता है बालाजी बाजीराव। अतः बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जाना गया। नाना साहब, तो नाना साहब कौन जाना गया? बालाजी बाजीराव, नाना साहब इस समय जाना गया। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वह है शिवाजी सेकंड था। शिवाजी सेकंड एक अयोग्य पुत्र होने के कारण राजा राम की पत्नी के हाथ में पूरी मराठा साम्राज्य शासन सत्ता थी। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य की शासन सत्ता ताराबाई के हाथ में थी और मराठा साम्राज्य का जो शासक था वह शिवाजी द्वितीय था। गंगा भट्ट के अनुसार 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये होता है मराठा और अफगानों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच होता है। मराठा की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व करता है वह करता था मुखिया सदाशिव भाऊ। मराठा की तरफ से जो नेतृत्व करता है वह मुखिया सदाशिव भाऊ होता है और अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व करता है वह होता है अहमद शाह अब्दाली। वह होता अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब होता है तब मराठा सदाशिव भाऊ के साथ अहमद शाह अब्दाली से जो युद्ध करते हैं वह मुगल शासक अहमद शाह ही होता है, अहमद शाह। तो जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है उस समय मुगल शासक अहमद शाह होता है और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली होता है और मराठाओं की तरफ से सदाशिव भाऊ होता है। गंगा भट्ट के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए महाप्रलय था, अर्थात मराठा साम्राज्य पानीपत के तृतीय युद्ध में समाप्त हो जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम के समय एक मुस्लिम नृत्यांगना होती है मस्तानी। तो मस्तानी ने मराठा साम्राज्य को अर्थात बाजीराव प्रथम को कई बार शत्रुओं से बचाया था, कई बार शत्रुओं के आक्रमण को उसने विफल कर दिया था मस्तानी ने। बाजीराव प्रथम के बाद बने थे बालाजी बाजीराव। पहले जो बने थे वो थे
विश्वनाथ पहले पेशवा बने थे, विश्वनाथ। उसके बाद जिनका पद जो शक्तिशाली था, शक्तिशाली पेशवा जो पहले बने थे वह बने थे विश्वनाथ। विश्वनाथ के बाद बने थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद बने थे शक्तिशाली बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इन्हीं बालाजी बाजीराव को बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, इन्हीं को नाना साहब के नाम से जाना गया था। अर्थात बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना, नाना बाजीराव प्रथम को नहीं, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना गया। नाना साहब। और बालाजी बाजीराव के बाद अगले बने थे माधवराव के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। अर्थात मराठा साम्राज्य का जो पतन होता है वह अंग्रेज़ों के युद्ध के साथ होता है। अंग्रेज़ों का मराठाओं के साथ 3 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।